दोस्तों नमस्कार। आज एसएससी स्टेनो ग्रेड सी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका 100% एक्यूरेट विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? तो आपको बता दें कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंद वंश को हराकर। किसने? नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और यहीं पे कुछ राजवंश और उनके संस्थापक को हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं पे अगला है, यहाँ पे देख लीजिए कि शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो ये सभी वंश आपके एग्जाम में आगे आ सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कि कण्व वंश। क्या है? कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक यहाँ पे वसुदेव था। कौन था? कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक था। वहीं पे बात करते हैं कि कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस था। और याद रखिएगा, शक के मौसेज था। वर्धन वंश के संस्थापक प्रभावर्धन था। क्या था? प्रभावर्धन। वहीं पे पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। और हम बात करते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग था। और वहीं पे बात कर ले, अगला देख लीजिए, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चोल वंश के संस्थापक विजयलाय। उसके बाद चालुक्य वंश के संस्थापक था पुलकेशिन। उसके पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु। और सेन वंश के संस्थापक था कौन? सामंत सिंह। तो ये सभी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खिलजी वंश के संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिरिज खां था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो ये बहलोल लोदी था। वहीं पे बात करें कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। सूर वंश के संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। मौर्य वंश यानी मगध के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महाप्रज्ञानंद था। वहीं पे बात कर लेते हैं हम आगे कि दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। विजय नगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा अगर आगे आपका एग्जाम है। और चलिए, वेयर इज द वानखेड़े स्टेडियम लोकेटेड? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ये मुंबई, कहाँ पे है? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम और उनके स्थान जैसे याद कर लीजिए। कुछ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। वहीं पे ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। फिरोज शाह यहाँ पे कोटला, जो अब अरुण जेटली स्टेडियम है, ये दिल्ली में स्थित है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। एम चिदम्बरम स्टेडियम, ये चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, ये भी क्या है? ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। वहीं पे ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट से। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम केरल क्रिकेट से। इकाना स्टेडियम आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश क्रिकेट से रिलेटेड है। बारासापारा स्टेडियम गुवाहाटी असम क्रिकेट से रिलेटेड है आपका। यहाँ पे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपका राउरकेला उड़ीसा हॉकी से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली हॉकी से रिलेटेड है आपका। कंधीरापारा हॉकी स्टेडियम आपका यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये भी हॉकी से रिलेटेड है आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली कोच्चि चेन्नई, ये यहाँ पे स्थित है आपका, मल्टी गेम से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली बैडमिंटन कुश्ती से रिलेटेड है। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र मल्टी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपका ये। और यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट आपको मैं याद करवा रहा हूँ। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। सारे पॉइंट को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम हो गया आपका जयपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन था कि हु वाज द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बता दें कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि भरतनाट्यम हो गया आपका, कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सभी 8 हैं। उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया, सतरिया हो गया,
और मोहिनी अट्टम हो गया, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु है, कथक उत्तर प्रदेश है, कथकली केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ओडिसी ओडिशा है, मणिपुरी मणिपुर है, और यहाँ पे सतरिया असम है, मोहिनी अट्टम आपका केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। और ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो 8 नृत्य है, भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। तो इसे भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और यहीं पे भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 9 एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। तो ये भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए, तो याद रखिएगा ये सारा। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे ये 6 तो याद ही रखेंगे आप। आगे था कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ कौन सा राजपूत शासक हारा था? तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो बता दें आपको कि 1191 में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के कौन सा? ये दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी उल्टा। यह युद्ध 1992 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का क्या हो गया था? मार्ग प्रशस्त हो गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय तराइन के युद्ध में क्या हो गया था साथियों? उनकी हार हो गई थी। तो ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पे, वहीं पे देख लीजिए कि तराइन का ये तो कंप्लीट हो गया कि पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है आपका कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की। और वहीं पे आगे देख लीजिए यहाँ कि खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स के कितने चरण होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। हैप्पीनेस इंडेक्स के कितने चरण होते हैं? खुशहाली सूचकांक के कुल यहाँ पे 6 चरण होते हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता, और भ्रष्टाचार की धारणा। क्या है? भ्रष्टाचार की धारणा है। और यहाँ पे इनके 6 संकेत को यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए कि इनका जो है 6 जो यहाँ पे इनका संकेतक है, जो मुख्य रूप से इनके 6 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक देश को 0 से 10 पैमाने पर स्कोर दिया जाता है, जहाँ 10 सबसे अधिक खुशहाली का क्या है? प्रतीक है। 10 सबसे अधिक खुशहाली का क्या है? प्रतीक है। खुशहाली विश्व सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 118वां है। यह सूचकांक 147 देशों में, मतलब यह सूचकांक भारत का 147 देशों में से आया है। अगला क्वेश्चन था कि सेबी की अध्यक्ष 2025 में कौन बनी थी? हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ सेबी इन 2025? तो तुहिता कांता पांडे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 मार्च 2025 को इन्हें पदभार संभाली। माधवी पुरी बुच 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2025 तक ये रहने वाली है। तुहिता कांता पांडे के जगह पे ये आई है। और यहाँ पे देख लीजिए कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला यहाँ पे देख लीजिए, इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को क्या हुई? प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे? तो सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। और सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे देख लीजिए कि यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? यह एक वैधानिक निकाय है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये सेबी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? बताना है। बताइए कौन सा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा? तो BVR सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वहीं पे जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे देख लीजिए उपाध्यक्ष, इसके यहाँ पे एक उपाध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने
और अधिकार देता है जब वह संतुष्ट हो किसी राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल रही है। इसे राज्य आपातकाल एवं संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल, देख लीजिए यहाँ पे कि अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह संतोष होता है कि भारत या किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे एग्जाम में आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि भारत की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे हैं तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये क्वेश्चन सारे पॉइंट को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि अनुसूचियों के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। अनुसूचियों के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है, तो भारत के यहाँ पे देख लीजिए संविधान प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ था, लेकिन वर्तमान में इनमें संशोधन के बाद कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई है। कितना हो गई है? 12 अनुसूचियाँ हो गई है। इसे आप याद रखेंगे। वहीं पे अगले महत्वपूर्ण देखते हैं कि अनुसूची जैसे मूल संविधान में कितना था। मूल संविधान की बात करें, सबसे पहले प्रथम अनुसूची देख लेते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्रफल के बारे में बताता है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल के बारे में बताता है। और इसके अलावा द्वितीय अनुसूची देख लीजिए, सरकारी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार के बारे में बताता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति आदि के मिलने वाले वेतन सुविधा के बारे में आपका द्वितीय अनुसूची बताता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तृतीय अनुसूची देख लीजिए, यहाँ पे संविधान के तहत पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ से रिलेटेड है। राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, मंत्री आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों के स्वरूप से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चौथा अनुसूची किससे रिलेटेड, राज्यसभा में राज्यों को दिए गए सीटों का विभाजन से रिलेटेड। राज्यसभा में राज्यों को दिए गए सीटों के विभाजन से रिलेटेड है, किसी भी राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें मिली है। और वहीं पे पाँचवीं अनुसूची को यहाँ पे देख लीजिए, पाँचवीं अनुसूची किससे रिलेटेड, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है। जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान से रिलेटेड है। छठी अनुसूची की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड ये अनुसूची है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन उनके अधिकार क्षेत्र में है। सप्तम अनुसूची में है, यहाँ पे देख लीजिए संगठनात्मक शक्तियों का विभाजन, संघ, राज्य व संवर्ती सूची। 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में ये बांटा गया है आपका 7वीं अनुसूची को। तो इनको आप याद रखिए। 7वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं रिलेटेड, जो वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में संविधान के कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई है, जैसे भूमि सुधार जैसे कुछ कानूनों को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, यह उद्देश्य इसमें दिया गया है, तो इससे रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची आपका दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह क्या किया गया था, जोड़ा गया था। विधायक द्वारा पार्टी बदलने पर अयोग्यता घोषित किया जाता है। और इसे याद रखिएगा, ये किसी से रिलेटेड हो गया, 10वीं अनुसूची से रिलेटेड हो गया। वहीं पे 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायती राज संस्थाओं के कार्य से रिलेटेड है। आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय हैं पंचायतों को सौंपे गए थे। कितने विषय? 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए थे। वहीं पे 12वीं अनुसूची यहाँ पे देख लीजिए, ये नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी के कार्य से रिलेटेड है। 74वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। इसमें 18 कार्य, जैसे पंचायती राज में 29 है, तो इसमें कितने 18 कार्य नगर पालिकाओं को क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे इस सारे क्वेश्चन को। वहीं पे यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश की तीव्रता की इकाई में मापी जाती है। किसकी इकाई में मापी जाती है? तो प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में मापी जाती है। किसमें? कैंडेला में मापी जाती है। और कैंडेला याद रखिएगा, एंगस्ट्रम का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ को मापने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग क्या किया जाता है? वेव लेंथ को मापने के लिए।
वहीं पे अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड के प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 अगस्त 2024 को पोलैंड आधिकारिक दौरे करने गए थे। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 45 वर्ष बाद पोलैंड की यात्रा थी, जो डिप्लोमेटिक संबंधों को 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्राप्त हुई। इसका मुख्य लक्ष्य एक व्यापक और दीर्घकालीन रणनीति साझेदार स्थापित करना था। यहाँ पे साथ ही व्यापक विज्ञानी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की नींव रखी गई इसमें। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे जो पूछा गया था यहाँ पे संबंध मजबूत करने से रिलेटेड था, इनका रणनीतिक साझेदारी से रिलेटेड था। उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से कौन सी शक्ति होती है। तो उपराष्ट्रपति के पास ऑप्शन देख लीजिए, केवल विधायी शक्ति। उपराष्ट्रपति के बाद कौन सी शक्ति होती है, केवल विधायी शक्ति, केवल कार्यकारी शक्ति, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए उपराष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है। तो उपराष्ट्रपति के पास केवल विधायी शक्ति होती है। आर्टिकल 63 से रिलेटेड है यहाँ पे उपराष्ट्रपति, क्योंकि वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उनकी प्रमुख भूमिका संसद के उच्च सदन के संचालन तथा समिति रहती है। कार्यकारी शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति के पास होती है, उपराष्ट्रपति के पास क्या होती है, नहीं होती है कार्यकारी शक्तियाँ। और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होता है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपके